तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके प्यारे चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर पर। जैसा कि आप लोग पता है, अभी हम बिहार डीएलएड 2026 में जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका जो मैथ्स का इंपॉर्टेंट सेट है, हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सेट का आज हमारा कौन सा डे है? आज हमारा सेट नंबर 6 है। इससे पहले हमने अपना 5 सेट कंप्लीट कर चुका है। तो अगर आप लोग इस वीडियो पर अभी नए हैं तो क्या कीजिएगा, आप इससे पहले जो 5 सेट है उस सभी का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन का एक साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मतलब सभी क्वेश्चंस का अप्रोच पता चल जाएगा, ठीक है ना? मतलब सभी क्वेश्चंस का बनाने का मेथड आपको पता चल जाएगा, जिससे क्या होता है कि आप सभी क्वेश्चंस को हर एक तरह का सॉल्व करने का जो मेथड है पता चल जाता है। जिससे क्या होता है, हमें एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और हम कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो आज हमारा डे सेट 6 है, क्लास 6 है। मतलब आज हम जो सेट छठा है उसको हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। और जो सारे क्वेश्चंस ला रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो हम सारे क्वेश्चंस ला रहे हैं ये सारे हमारे पीवाईक्यूज है। क्या कौन से है? मतलब पीवाईक्यूज बोलने का मतलब है ये हमारे पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है, जिस कारण ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पिछले साल है और प्रेडिक्टेड है आने के लिए, ये एक्सपेक्ट है कि मतलब आगे आ सकते हैं, ठीक है ना? वही क्वेश्चन हम यहाँ पे ला रहे हैं। चलिए, तो फिर चलिए आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, 4x प्लस 3y माइनस 7z और x माइनस वाई माइनस जेड और 2x माइनस 3y प्लस 4z का योग क्या होगा? मतलब ये तीनों जो दिया हुआ है बहुपद, कुछ भी बोलिए, तीनों जो टर्म दिया हुआ है इस दोनों का योग क्या होगा, ठीक है? यही पूछ रहा था हम। तो तीनों को हम जोड़ के देखते हैं। क्या जाएगा? ये हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 7z, 4x प्लस 3y माइनस 7z प्लस ये है x माइनस वाई माइनस में z प्लस में ये कितना है 2x प्लस में है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस में 3y प्लस में 4z, हमारा ये हो जाएगा, ठीक है? इतना हो गया। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं या फिर मतलब अपने सहूलियत के लिए, अपने आसानी के लिए इसको हम लिख सकते हैं वैसे भी। देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस में 7z, ठीक है? ये हो गया। और फिर क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला क्या है? x माइनस वाई माइनस में z और फिर है 2x माइनस में 3y प्लस में 4z। हम तीनों की हमें क्या करना है? तीनों को हमें करना है ऐड, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, तीनों को हमें क्या करना है? ऐड। तो अब देखिए, पहले हम x को, y को और z को इंडिविजुअली कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा एकदम आसानी से आंसर पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये प्लस में ये प्लस में, तो 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा? 3x। अब ये देखिए, ये माइनस लेकिन ये प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4y प्लस 3y माइनस y, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए, ये 4z प्लस 4z और ये माइनस में, तो माइनस 7 प्लस z, तो 8z प्लस 4z मतलब माइनस 4z। क्या आ गया मेरा? माइनस 4z। तो कौन सा ऑप्शन? देखिए 3x माइनस वाई माइनस 4, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो गया। समझ में ये कैसे हुआ? ठीक है, मतलब ये आसानी से हम इसको ऐड कर दिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक घन के कुल सतह का क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर, कुल सतह का क्षेत्रफल। मतलब पहले आपको बता दें, कुल सतह क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल सतह क्षेत्रफल का फॉर्मूला, कुल कुल सतह क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा 6l²। ये घन का है, घन का है। कुल सतह क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है हमारा 6l², एल जहां जिसे भुजा कहते हैं, ठीक है? 6l²। और ये दिया कितना है? हमारा दिया हुआ है 6l² बराबर में 486। कितना दिया हुआ है? हमारा 406। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो एल हमारा कितना आ जाएगा? एल हमारा 9 आ जाएगा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एल आ गया 9। अब क्या पूछ रहा है आगे देखते हैं। अब पूछ रहा है, पहले देखिए, घन है हमारा, घन में कुल किनारे की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। बोल रहा है उसके सभी किनारों की लंबाई का योग ज्ञात करें। जब एक किनारे की लंबाई हमारा कितना है? 9, तो 12 है तो 12 गुने में 9, मतलब कुल किनारे की लंबाई का योग कितना आ जाएगा? 108। 12 गुने में 9, 108 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कोण, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 2/3वां हिस्सा है, कोण के माप ज्ञात करें, ठीक है ना? एक कोण जो है वो अपना, मान लीजिए कोई, देखिए चलिए मान लेते हैं कोई कोण जो है x है, कोण हमारा x है, माना
माना कि कोण जो है हमारा x है, तो इसका अनुपूरक क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका अनुपूरक हमारा हो जाएगा अनुपूरक। पूरक पूरक अगर बोलेगा तो 90 माइनस, अगर अनुपूरक बोलेगा तो 180 माइनस। कितना हो जाएगा 180 माइनस में x, कितना हो गया 180 माइनस में x। ध्यान दीजिएगा अब क्या बोल रहा है, अपने अनुपूरक कोण का 2/3वां हिस्सा है, मतलब ये जो है x जो है इसका 2/3वां हिस्सा है। अगर दोनों को हमें बराबर करना है तो हमें 180 माइनस में x, इसमें हमें 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना, जो कि हमारा x के बराबर आ जाएगा। ठीक है सर, मेरा ये कैसे हो रहा है, ये हमारा ये हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 को हम उधर मल्टीप्लाई करें 3x आ जाएगा। अब ये इधर हो जाएगा 360 माइनस में 2x इक्वल टू में 3x, तो 360 बराबर में कितना आ गया 5x। ये कितना आ जाएगा हमारा जो 5x, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 70, एक मिनट 7 और 2 72 ऑप्शन है हमारा। ठीक है, x बराबर हमारा क्या आ गया, x बराबर हमारा आ गया 72 डिग्री। x बराबर हमारा क्या आ गया, x बराबर आ गया 72 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ, अनुपूरक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हमारा ये हुआ अनुपूरक वाला, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। अब चलिए पिछला वाला बात, इसमें क्या था इंपॉर्टेंट हमारा, इसमें हमारा था जो इंपॉर्टेंट होगा वो खुद आपको हम अंडरलाइन करके दे देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है तो हम इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट जो हम लिख जो अंडरलाइन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो मतलब इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है ये इस क्वेश्चन बनाने का बेस हुआ, और इसी अगर ये हमें पता है तो इसके साथ साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या देखिए, यदि 5% की छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य 885 रुपए है, मतलब अगर किसी वस्तु पर 5% की छूट दी जाती है तो 5% की छूट देने पर उसका मूल्य कितना बेचा जाता है, क्या हो जाता है 885 रुपए। तो उसका जब 5% का प्राइस नहीं दिया होगा तब उसका प्राइस क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो देखिए तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 5% का छूट दिया, देखिएगा तो x का 5% मतलब 95%, कितना हो जाएगा, मतलब मान लीजिए हम उसका मार्केट प्राइस कितना मान लिए एमपी, मान लिए हम 100 रुपया, एमपी कितना मान लिए हम, एमपी मान लिए, एमपी मतलब बोलने का मतलब है मार्केट प्राइस, तो मान लिए 100 रुपया, ठीक है। तो फिर बोल रहा है कितना, और 5% की छूट देने के बाद कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 95% हो जाएगा, 95%, ये हो जाएगा 95%, कितना रुपया है हमारा 885 रुपया, 885 रुपया। अब देखिए x बराबर हमारा हो जाएगा 885 गुने में 95%, मतलब ये हो जाएगा 100 अपॉन में 95। इतना तक आपको कोई प्रॉब्लम है, हमें नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझने वाला, मतलब समझने वाला कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, मान लिए कि हमारा मार्केट प्राइस 100 रुपया है, ठीक है, 5% के छूट देने के बाद कितना बच जाएगा, 95 बच जाएगा, तो x% का, भले 100 रुपए का 95% कितना हो जाएगा 885 रुपया, ठीक है ना। अगर इससे 5% नहीं रहता तो मतलब 100 रुपया पता करना x क्या होगा, जो x आएगा वही हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो हमारा 9 बार में कट जाएगा, x बार में कितना आ गया 900, मतलब 900 उसका कुल दाम था, मतलब रियल दाम उसका 900 रुपया था, लेकिन 5% की छूट दिया, मतलब 15 रुपए की छूट दिया तो 850 रुपये में, मतलब 5% कितना रुपए के बराबर हो गया, 15 रुपए के बराबर। चलिए तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में ये कैसे हो रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे हमारा बोल रहा है क्वेश्चन कि देखिए cos 2π/3 इक्वल टू x, तो x का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपको हम बताए थे कि एक पहले इसको हम करके देखते हैं, cos 2π/3 कितना है, cos 2π/3 बराबर हमारा x है। इसको देखिए पहले आप सभी को इतना भूल जाइए, क्या करते हैं इतना इधर और इधर को हम इरेज कर देते हैं, कितना बच गया हमारा, ये बच गया 2π/3, कितना बच गया हमारा, ये बच गया 2π/3, इतना हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/3,
देखिए तो आप लोग इसको जब सॉल्व करके करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई माइनस में पाई जो हो जाएगा 2 पाई/3 के बराबर। ठीक है, मतलब 2 पाई/3 को ये लिख लिया पाई माइनस पाई/3 के इक्वल। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। अब देखिए, अब जो है हम उतार दें, मतलब कॉस है बाहर में, इधर कॉस हो जाएगा और इस तरफ कितना हो जाएगा, x। अब देखिए पाई का हम क्या बताते हैं, पाई का मतलब होता है 180, और ये हो जाएगा यहाँ पे आपको हम उस दिन बताए थे, इधर 1 होता है, तो आप लोग देख लीजिए इसे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड है, और ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है। यहाँ पे ये बताते हैं आपको 0 और 2 पाई होता है, ये हमारा होता है पाई/2, ये कितना होता है हमारा, ये होता है पाई यहाँ पे, और ये हमारा होता है 3 पाई/2। ठीक है ना, 3 पाई/2। अब फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, पाई माइनस पाई/3, मतलब यहाँ के बाद इधर जा रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको क्या बताया था, सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। क्या होता है, साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है, बाकी उसके अलावा सभी कुछ निगेटिव होता है। ठीक है ना, इतना समझा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ तो कॉस है, तो क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस। ठीक है ना, अब देखिए, अब बोल रहा है पाई, आपको बताए थे अगर पाई/2 का, पाई/90 का बोल रहा है, 90 का ऑड मल्टीपल हो तब कॉस साइन में चेंज हो जाता है, tan कॉट में, सेक कॉसेक में, अगर 90 का ऑड मल्टीपल हो। लेकिन यहाँ तो 90 का इवन मल्टीपल है। कैसे, 90 का इवन मल्टीपल बोलने का मतलब है 90 सॉरी पाई/2, पाई/2 का इवन मल्टीपल मतलब 2, मतलब ये पाई है, मतलब पाई/2 का ये इवन मल्टीपल है, इसका मतलब ये हमारा चेंज नहीं होगा। एक मिनट, कॉस है तो कॉस ही में रहेगा, साइन है तो साइन में रहेगा, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे है कॉस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉस को कॉस ही उतार देंगे, और ये है पाई/3, तो हम पाई/3 लिख देंगे, माइनस। अब देखिए, अब उतारे कॉस पाई/3, मतलब पाई होता है 180, 360, कॉस 60 होता है हमारा 1/2 के बराबर। कितना होता है, 1/2 के बराबर। अब हमारा ये आ गया आंसर, कौन सा आ गया, हमारा आंसर आ गया ये वाला। चलिए समझ में आ गया आपको क्या हुआ, हमारा आंसर आ गया -1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर है, तो और समांतर भुजा के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजा में से एक भुजा की लंबाई 8.3 सेंटीमीटर है, अन्य समांतर भुजा की लंबाई बताइए। इसके तो पहले समलंब चतुर्भुज क्या होता है, उसका फिगर कैसा होता है, आपको ये जानना होगा। समलंब चतुर्भुज को कहते हैं ट्राइपीजियम, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, ट्राइपीजियम। ठीक है ना, इसका फिगर हमारा होता है ऐसा, यहाँ पे देखिए ये वाला फिगर क्या होता है, ये हमारा होता है समलंब चतुर्भुज, क्या, ट्रेपीजियम। यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, ये समलंब चतुर्भुज क्या होगा, ट्रेपीजियम। ठीक है ना, अब देखिए इसका बोल रहा है हमें, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमारा ये है। अब बोल रहा है आगे कि इसके समांतर भुजाएं, समानांतर भुजाएं हमारी ये है, कहाँ गया, हाँ, समानांतर भुजा कहने का मतलब है, समानांतर भुजा कहने का मतलब है इन दोनों, ये दोनों रेखा इसका पैरेलल होती है, ये दोनों जो भुजा है ये पैरेलल होती है, मतलब इसके बीच की ये वाली जो है हमारी, इसके बीच की दूरी हमारा कितना है, हमारा है कितना, 3 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब बोल रहा है एक भुजा की लंबाई 8.3 सेंटीमीटर है, तो अन्य भुजा की लंबाई हमसे पूछ रहे हैं। मान लेते हैं हम कि इस भुजा की लंबाई हमारे दी हुई है 8.3 सेंटीमीटर, तो कि ये इसका लंबाई हमसे पूछ रहा है x मान लिए। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट इसका है
कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आपको बता दे कि इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है, ये हमारा होता है समलंब समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना, समलंब चतुर्भुज। देखिए हमारा ये आ गया समलंब चतुर्भुज, ठीक है। अरे यार, हाँ चलिए, ये हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज। तो इसका क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में इन दोनों के जो मतलब जो हमारा पैरेलल दोनों भुजा का सम, क्या हो जाएगा, दोनों भुजा का सम। किस इसको क्या लिखें, दोनों समानांतर भुजा का योग, दोनों समानांतर भुजा का योग को क्या, दोनों समांतर भुजा का योग, ठीक है, ये हो जाएगा। और इनटू में जो उसके बीच की दूरी होगी, वो बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे, सभी को इसको वैल्यू पुट करेंगे, यह हो जाएगा 1/2 इंटू में दोनों समानांतर भुजा का योग। कहने का मतलब है एक तो हमारा है 8.3 और प्लस में दूसरा हमारा x है जो हमें पता करना है, इंटू में दोनों के बीच की दूरी कितना दी हुई है हमारा 3 सेंटीमीटर और एक क्षेत्रफल हमारा 21 है। इतना तक तो हमको नहीं लगता है प्रॉब्लम है, क्योंकि फॉर्मूला आया, फॉर्मूला के बेस पे हमने पुट कर दिया। अब देखिए यहां से हमारा 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42, ध्यान से देखिएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 गुने में 2 42, 42 है, और 3 को जब डिवाइड करेंगे तो 42 डिवाइड बाई 3 14, 14 आ गया। x हमारा हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा 14 माइनस में 8.3, 14 माइनस 8.3, इतना तक ठीक है ना, 14 माइनस 8.3, तो ये हमारा हो जाएगा 14 तो 5.7, ये हमारा हो जाएगा 5.7 सेंटीमीटर। कितना हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 5.7 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट ऑप्शन है। ये समझ में आया कैसे हुआ। तो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ, इसमें हमारा इंपॉर्टेंट बात हुआ ये वाला, ये इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए 1 मिनट, इसको हम क्या करते हैं, तो हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं, चलिए रहने दीजिए, ठीक है। चलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है हमारा इंपॉर्टेंट बात है। इस वाले बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको हम अंडरलाइन कर दिए, ध्यान दीजिए, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इतना हो गया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारा, एक विक्रेता कुछ केले 1 रुपए में 2 के हिसाब से खरीदता है, मतलब एक विक्रेता जो है 1 रुपए में 2 केले खरीदता है, मतलब एक केले का दाम कितना हो गया, खरीदने का दाम, याद रखिएगा खरीदने का दाम, एक केले का दाम हो गया हमारा, एक केले का दाम कितना, एक केले का दाम ये हो जाएगा एक केले का खरीदी दाम, एक केले का खरीदी दाम कितना हो गया 1/2, 1/2 मतलब आधा रुपया। अब बोल रहा है कि खरीदता है इतना में, लेकिन 7 रुपए में 10 के हिसाब से बेच देता है, तो मतलब 7 रुपए में 10 केले,
हाँ 7 रुपए में 10 केले के हिसाब से बेच देता है, तो यहाँ पे एक केले का दाम हो जाएगा हमारा 7/10। एक केले का बेचने वाला दाम, इसको क्या लिखेंगे हम, बेचने दाम, बेचने दाम, तो क्या हो गया हमारा 7/10, इतना हो गया। अब बोल रहा है उसका परिणाम बताइए, परिणाम क्या होगा, क्या उससे लाभ होगा या मतलब घाटा होगा। यहाँ तो आपको ऑब्वियसली दिख रहा है, यहाँ पे एक केले का दाम है 1/2, यहाँ पे है मतलब 0.5 रुपया, और बेच रहा है इसे कितना में, बेच रहा है इसे ज्यादा में, मतलब इसे फायदा ही हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये तो आपको क्योंकि देखिए मतलब आप जनरल देखिएगा, 10 केला है और यहाँ पे 2 केला है, यहाँ पे अगर 10 केला बेचता तो इसी भाव से तो 5 रुपए में बेचता, लेकिन यहाँ पे बेचा है 7 रुपए में। इसे तो घूम फिर के फायदा हो रहा है, आपको खुद दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इसी के हिसाब से बेचेगा यहाँ पे, तो हमारा क्या है, 1 रुपया में 2 केला, मतलब 5 रुपया में 10 केला, यहाँ पे 2 रुपया का फायदा हो रहा है इसके के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, लाभ हो रहा है, तो लाभ कैसे निकालेंगे, खरीदी, बेचने वाला माइनस खरीदी, तो 7/10 माइनस में 1/2 कितना हो जाएगा 10, और अपॉन में 7 माइनस में 5, ये हो जाएगा 2 अपॉन में 10। इतना रुपए का उसे फायदा हो रहा है, कितना समझ में आया ना, इतना रुपए का उसे फायदा। और अब बोल रहा है प्रतिशत इसका निकालिए, तो प्रतिशत हम निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2/3 लाभ अपॉन में सीपी, खरीदी कितना है 1/2, और इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए हमारा यहां से आ जाएगा 2/10 गुने में, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई गुने में 100, 1 0 से 1 0, ये कितना हो गया 2 दूना 4 40, मतलब 40% का उससे 40% लाभ हुआ, 40% का उसे लाभ हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40% का उसे लाभ हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम निम्नलिखित द्विघात समीकरण में से किसका वास्तविक मूल है। वास्तविक कहने का मूल मतलब है डी हमारा ग्रेटर देन 0, डी होता है हमारा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम पुट करके देखेंगे, यहाँ पे देखिए हम अपने थॉट से करके देखते हैं, ये b हमारा हो जाएगा 81 माइनस 6 चौके 24, 24 चौक कुछ ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है ना, तो ये हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसका देखते हैं b² 4 माइनस 6 दूना 6 18, 18 चौक 72 माइनस में हो रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ये देखिए 7 7 49 माइनस में तो स्क्वायर हो रहा है, तो माइनस हमारा हट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस हमारा हट जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 दूना 12 छक 48, हाँ ऑप्शन नंबर 6, मतलब ये हमारा 1 ग्रेटर देन 0, इसका डी हमारा 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x माइनस 3y बराबर 10 और 3x प्लस y बराबर 14 का हल क्या होगा। इसको हम क्या करेंगे, 4x माइनस में 3y बराबर 10 और 3x प्लस y बराबर 14, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, और पहले वाले को एज इट इज उतार देंगे, तो 4x माइनस में 3y बराबर में 10, और ये हो जाएगा 3 3 3 9x प्लस 3y बराबर है 42। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या किए, समीकरण सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई किए और समीकरण फर्स्ट में हम 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। अब इसे हम ऐड करेंगे, तो 9 और 4 13x, और ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 52, मतलब x बराबर हमारा हो गया 4। x बराबर 4 हमारा कौन, कितने ऑप्शन में x बराबर 4 है, केवल एक ही ऑप्शन में हमारा x बराबर 4 है, ऑप्शन में बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 10 से विभाजित किया जाता है तो n कोई संख्या है, अगर उसे 10 से डिवाइड देते हैं तो हमारा शेषफल 8 बचता है, तो अगर उसे हम 5 से डिवाइड देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। 10 से डिवाइड देने पर शेषफल 8 बचता है, तो 5 से डिवाइड देने पर हमारा शेषफल कितना बचेगा। मान लेते हैं, मतलब आप खुद सोचिए, मान लेते हैं वो संख्या 18 है, मान लेते हैं n संख्या हमारा 18 है, जब 18 को हम 10 से डिवाइड देते हैं तो हमारा शेषफल कितना बचता है 8, मतलब हाँ वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या करते हैं, 18 को ही 5 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 बार में 15 और 3, मतलब हमारा शेषफल कितना बचा, शेषफल हमारा बचा 3, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या इतना नहीं होता है, आपको एक और हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 28 38 मान लेते हैं। 10 को 38 से जब डिवाइड देंगे तो हमारा 3 बार में 8, ठीक है सेटिस्फाई हो गया, मतलब एन संख्या को जब 10 से डिवाइड दिया तो 8 बचे, उस
पहले वाले जो सेंटेंस है उसको सेटिस्फाई कर दे। अब हम सेकंड वाले सेंटेंस को सेटिस्फाई करके देखते हैं। 5 को जब हम 38 से डिवाइड दिए, मतलब 38 को जब 5 से डिवाइड किए तो 7 बार में 35, 3 ठीक, फिर आया 3, मतलब शेषफल हमारा हर बार 3 ही आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कोई संख्या को जब 10 से डिवाइड दे रहे हैं तो हमारा शेषफल 8 आ रहा है। अगर उसी संख्या को जब 5 से डिवाइड देंगे तो हमारा पक्का ही शेषफल हमारा कितना आएगा? शेषफल हमारा 3 आएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़, क्या बोल रहे? सबसे लंबी छड़ बोल रहा है। तो मान लीजिए आप एक कमरा, यही एक कमरा है, यहाँ पे सबसे लंबा अगर छड़ की बात की जाए, क्या सबसे लंबा छड़ ये होगा? मतलब लंबाई बोलने का मतलब है क्या लंबाई में सबसे लंबा हो सकता है? तो बोलेंगे हो सकता है, लेकिन और देखते हैं। अब चौड़ाई में देखेंगे तो चौड़ाई तो छोटा ही होता है, तो नहीं होगा। लंबाई चौड़ाई में नहीं होगा। क्या ऊंचाई में? अगर ऊंचाई बहुत है तो ठीक है, हाँ ऊंचाई मान लेते हैं। लेकिन अब एक बात ध्यान देंगे, सभी को मिलाकर जो हमारा कोना से लेकर कोना का जो होगा, मतलब कॉर्नर से कॉर्नर, सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा पार्ट होगा। समझ में आया? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा कॉर्नर वाला पार्ट, जिसे डायगोनल, विकर्ण कहते हैं। ठीक है ना, विकर्ण। ये हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये इसका फॉर्मूला हमारा होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमारा होता है। अगर ये पता चल गया, इसका मतलब है हमारा टोटल, मतलब हमारा कमरे में सबसे बड़ी रखे जाने वाली को कितनी लेंथ की रखा सकती है, ये हमारा डायगोनल हो जाएगा, ये डायगोनल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर एल हमारा क्या है? एल हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है? 5 है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में ऊंचाई कितना है? 6 का स्क्वायर। 64, 25 और 36 जो हमारा हो जाएगा 125 के बराबर, और ये हो जाएगा 5√5, 5√5, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो रहा है। समझ में आपको ये आ रहा है? क्योंकि हम इसमें कोई घुमा फिरा वाला सॉल्यूशन नहीं है, सबसे हमारा आ रहा है, सबसे इजी, सब फॉर्मूला पर बन जाना है हमारा। सब हमारा खेल है यहाँ पे फॉर्मूला का। यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति दूध तथा पानी को 5:3 के अनुपात में मिलाता है, तो परिणामी मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा? तो आपको बता देगा, अगर आपको ऐसा कोई पूछा जाए तो क्या कीजिएगा? पहले देखिएगा किसका बोल रहा है, परिणामी में दूध का प्रतिशत। अगर पूछा जाए दो मिश्रण दिया हुआ है, अगर एक का पूछा जाए तो बता देते हैं आपको, एक का अनुपात अपॉन में कुल अनुपात गुने में 100, मतलब बोले जिसका पूछा है उसका अनुपात अपॉन में कुल अनुपात कितना है वो, और इंटू में 100 कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? हमारा निकल जाएगा जिस परिणाम का पूछा है उसका प्रतिशत कितना है उस मिश्रण में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूध का पूछ रहा है, तब दूध पहले है पानी बाद में है, तो दूध को पहले हम लिखेंगे, पानी को बाद में लिखेंगे। दूध को पहले लिखेंगे हम, पानी को बाद में लिखेंगे। तो क्या करेंगे? दूध कितना है हमारा? 5 अपॉन में पानी का मिश्रण, सॉरी कुल मिश्रण क्या है? 5 + 3 मतलब 8, और गुने में 100। क्या पूछा है हमारा? दूध का प्रतिशत, दूध का प्रतिशत है। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 2 बार में 4 दूना 8 और ये 25। ठीक है, इतना हो गया, और ये कट जाएगा हमारा 1 मिनट 3x कितना? परिणामी में दूध का प्रतिशत क्या होगा? तो 2.5। ठीक है, तो 25 गुना 25, 625, तो 62.5, 62.5। तो ऑप्शन नंबर, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 62.5। ठीक है, समझ में ये कैसे होगा? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 40 परिणामों का औसत है 20, 40 परिणाम है उसका औसत है 20। फिर बोल रहा है 60 परिणाम का औसत है 30, सभी परिणाम का औसत क्या होगा? इसका कैसे निकालेंगे? इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, इसको कैसे निकालेंगे। अगर सभी का पूछा है तो हम क्या करेंगे? 40 परिणाम का 20 है, मतलब 40 का 20 है। ठीक है, फिर क्या है हमारा? 60 का 30 है, तो 60 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब क्या, अब क्या उस फॉर्मूला क्या होता है, कुल का योग, मतलब कुल आंकड़े का योग अपन में कुल आंकड़े की संख्या। तो कुल आंकड़े तो हो गया, अब संख्या क्या होगा, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 100 है, तो 40 और 100, सॉरी 40 और 60, यहाँ पे 60 है, 40 और 60 100, 40 और 60 100 हो जाएगा। चलिए, तो अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा 100, और बराबर में तो यही हमें पूछ रहा है, तो 4 दूना 8, 800 प्लस में 1800 अपॉन में 100, ये हो जाएगा हमारा 2600 अपॉन में 100, जो कि हमारा हो जाएगा 26 के बराबर। किसके बराबर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 26 के बराबर। मतलब कुल का औसत हमारा कितना आ गया, कुल का औसत हमारा आ गया, कुल मतलब टोटल, पर कुल परिणामों के सभी परिणामों के औसत हमारा आ गया 26। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा दिया हुआ है एक्स वाई, जो है एक्स वाई ये है हमारा बीसी के पैरेलल है, और ए एक्स और एक्स बी का रेशियो दिया हुआ है 4:1, और एक मिनट क्या हो जाएगा, ए वाई कहाँ, ए वाई हमारा 8:8 है, तो वाई से हमसे ये पूछा है, तो इसको तो इजी कर देंगे, क्या हो जाएगा ए एक्स अपॉन में एक्स बी बराबर हो जाएगा ए वाई अपॉन में वाई सी। तो ये हमारा कितना, ये हमारा 4:1 है, 4:1 बराबर में ए वाई हमारा कितना है 8.8, और अपॉन में हमारा हो जाएगा, अपॉन में हमारा हो जाएगा एक्स। इतना आप लोग दिख रहा, हम समझ, हम जान रहे हैं, आपकी तो समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज है ही नहीं समझने वाला। यहाँ पे ये इस दोनों का अनुपात, यहाँ पे इन दोनों का, एक मिनट, इन दोनों का अनुपात हमारा इन दोनों के अनुपात के बराबर आएगा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे कुछ मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने वाला बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए इसको करके देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x बराबर 8 अपॉन 8.8 अपॉन में 4, ये हमारा आ जाएगा x बार, यहाँ से आ जाएगा हमारा 2.2, x बराबर आ गया ऑप्शन नंबर सी 2.2। समझ में ये कैसे हुआ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हमारा हुआ ये वाला, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, 1 प्लस, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन हमारा, एक मिनट, यहाँ पे एक मिस प्रिंट है, उसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पे हमारा मिस प्रिंट, ये हमारा कॉट है, हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे कॉट है, ठीक है। हम वहाँ पे स्क्रीन पर देख लिए हैं, क्वेश्चन थोड़ा हो रहा था। चलिए यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको हम आइडेंटिटी बताए थे, क्या क्या बताए थे, हम बताए थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर, ये एक आइडेंटिटी बताए थे। और एक आइडेंटिटी हम बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 होता है, दो आइडेंटिटी। और तीसरा आइडेंटिटी था हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के बराबर, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको आप लोग एकदम जितना, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर आप बहुत सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, इसके बेसिस पर आप बहुत सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया, ये हमारा हो गया। अब देखिए 1 प्लस, यहाँ पे देखिए कॉसेक माइनस कॉट है, तो कॉट अगर उधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस कॉट, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या है, देखिए साइन प्लस कॉस है, तो कॉस उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो जो कि हो जाएगा बराबर साइन स्क्वायर थीटा के, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब को बता दे साइन जो होता है हमारा कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको कैसे हो रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। tan थीटा का वैल्यू दिया है ये, तो इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो आपको ये भी हम बताए थे कि tan थीटा जो होता है हमारा sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। इसको सॉल्व लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें आसानी से इसे बन जाए तो लॉन्ग मेथड में क्यों जाए, यहाँ से p अपॉन में q, अगर इसे रिलेट करेंगे तो साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा p, और cos थीटा बराबर हमारा हो जाएगा q। अब क्या करें, उस पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा जाएगा p, यहाँ पहले और साइन थीटा का वैल्यू हमारा p है, माइनस में q इंटू में q,
P इंटू में P प्लस Q इंटू में Q, ठीक है, इतना हमारा समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा P स्क्वायर माइनस में Q स्क्वायर अपन में P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा डी मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी मैच हो रहा है, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपन में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हमारा हुआ इतना, इसको आप लोग जितना जल्दी हो कि मतलब जितना जल्दी कहने का मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना क्या हो रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, किसी परीक्षार्थी में एक विद्यार्थी 465 अंक प्राप्त करता है लेकिन वह 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 465 अंक प्राप्त करता है लेकिन वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण करने का मतलब है फेल हो जाता है। बोल रहा है और पास होने के लिए मिनिमम जो संख्या प्रतिशत चाहिए था 33%, तो कितने अंकों की होगी, परीक्षा कितने अंकों की होगी, ठीक है, ये बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है अगर वो उसने प्राप्त किया 465 अंक, 465 अंक, तो अब वो क्या है, वो फेल हो गया, मतलब 30% उससे और चाहिए थे, तो कुल अंक कितना चाहिए था 495 अंक, उसे अगर कुल मिलता तो वो पास हो जाता, मिनिमम 495 अंक उसे आने चाहिए थे, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, और 33% मिनिमम चाहिए, मतलब और हम आप पूछे हमसे कुल अंक कितना है हमसे, ठीक है ना, क्या पूछा हमसे कुल अंक, तो हम मान लेते हैं हमारे कुल अंक जो है x है, कुल अंक जो है हम मान लेते हैं x है, कुल अंक जो कि है हमारा x, कुल अंक हम कितना मान लिए x मान लिए, तो क्या बोल देंगे x%, सॉरी x का 33%, x का हमारा 33% जो है वो है हमारा 495, और ये ऐसा हम क्यों बोले, क्योंकि आप समझिए 495 उसे मिनिमम नंबर चाहिए जो बराबर है 33% के, मतलब x का अगर 33 मतलब कुल मार्क्स का अगर वो 33% लाएगा तो वो पास हो जाएगा, लेकिन हमें कुल मार्क्स नहीं दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है उसका 33% कितना होगा, जिससे हम x मतलब कुल मार्क्स कितना होगा, कुल अंक कितना होगा वो हम पता कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए x गुने में 33/100 बराबर में हो जाएगा 495, 495, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से x बराबर हम कर देंगे 495 गुने में 100/33, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे 11 से काटेंगे, 11 से ये हमारा कटेगा 4 बार में और 5 बार में, 45 बार में, और ये हमारा कटेगा 3 बार में, अब ये कटेगा 15 बार में, मतलब x हमारा कितना आ गया, x हमारा आ गया 1500, x हमारा कितना आ गया, x आ गया हमारा 1500, मतलब हमारा कुल मार्क्स कितने का था 1500 मार्क्स का एग्जाम था, ठीक है, कितना मार्क्स का एग्जाम था 1500 मार्क्स का एग्जाम था, आप लोग ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्ग की परिमिति और क्षेत्रफल क्रमशः x और y है तो निम्न में से कौन सा सही है। वर्ग की परिमिति हमारा होता है, यहाँ पे देखिए वर्ग की परिमिति हमारी क्या मतलब परिमाप हमारा होता है 4x, ये होता है 4x, ठीक है, परिमिति हमारा है, एक मिनट, 4x मतलब बोलेंगे परिमिति दिया हुआ है हमारा x, तो वर्ग की सॉरी वर्ग की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है 4 गुने में भुजा, 4 गुने में भुजा कितना दिया हुआ है हमारा x दिया हुआ है, तो यहाँ से भुजा हमारा क्या आ जाएगा, भुजा हमारा हो जाएगा x अपन, भुजा बोलने का मतलब साइड, भुजा मतलब साइड, एक साइड, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा x/4, ठीक है, क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया x/4, मतलब एक भुजा की माप हमारा ये है, और इसका क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल है हमारा y, क्षेत्रफल हमें y दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यहाँ पे भुजा हमारा क्या आया है, भुजा बोलने का आकार को बता दिए x/4 का होल स्क्वायर, जो कि दिया है हमारा y के बराबर, ठीक है, इतना। अब देखिए इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, ये देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x² अपन में 4 का स्क्वायर बराबर में y, x² बराबर हो जाएगा 16y, x² बराबर 16y, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी के बराबर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, समीकरण 3x² + 5x + 6 बराबर 0 के मूलों के निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। ये
वास्तविक होंगे समान। ये पूछा 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बोल रहा है इसका मूल के लिए क्या होगा सही। तो मूल के निकालने के बाद इसका डी निकालेंगे, डी से हमारा मूल के बारे में डिफाइन होता है, ठीक है ना। तो डी अगर हमारा डी मतलब डी अगर हमारा 0 से बड़ा है तो हमारा मूल जो होगा वास्तविक और असमान होगा। अगर डी हमारा 0 के बराबर है तो मूल जो होगा हमारा समान होगा और वास्तविक होगा। अगर डी हमारा 0 से छोटा है तो हमारा मूल जो होगा काल्पनिक होगा। इसका डी निकालते हैं हम। डी जो होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। डी हमारा क्या होता है, डी हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो डी करेंगे तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस में 4 गुने में ए कितना है, ए है हमारा 3 और सी हमारा है 6। देखिए डी हमारा हो जाएगा 25 माइनस में 4 3 12 है ना, हाँ 4 3 12 12 छक 1 मिनट, हाँ 12 छक 72। यहाँ पे देखिए ये माइनस में कुछ आ रहा है, माइनस में हम मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो डी है लेस देन 0 आ रहा है। डी क्या आ रहा है हमारा, डी हमारा लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब है हमारा मूल काल्पनिक होगा। मूल कैसा होगा, मूल जो होगा हमारा काल्पनिक होगा। मूल कैसा होगा हमारा, मूल काल्पनिक होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी को। अब असमान से यहाँ पे काल्पनिक और असमान है, तो चलिए असमान है। जब काल्पनिक हमारा आ गया तो असमान हो समान हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। काल्पनिक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि चर मान के 4 3 2 1 चर मान इतने हैं और इसकी बारंबारता ये है तो क्या हो रहा है, इसकी माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य के लिए क्या बताए थे, माध्य के लिए बताए थे कुल आंकड़े का योग अपॉन में कुल आंकड़े की संख्या। कुल आंकड़े का योग, कुल आंकड़े का यहाँ से योग क्या आ जाएगा, यहाँ से कैसे निकालेंगे, 4 गुने में 4 कितना बार रिपीट हुआ है 1 बार, प्लस 3 कितना बार रिपीट हुआ है, 3 हुआ है हमारा 2 बार, और फिर 2 कितना बार हमारा रिपीट हुआ है 3 बार, और फिर 1 हमारा हुआ है 4 बार। सभी को हम लिख दिए, जितना बार रिपीट हुआ है सभी को मल्टीप्लाई करके उतना चरमान से हम ऐड कर दिए। अब बोल रहा है इसका कुल कितना है, कुल चरमान की संख्या कितनी है। तो 4 3 7 और 3 10, क्योंकि जितना बार रिपीट होगा वही हमारा कुल चरमान की संख्या होगी। अब देखिए ये हो जाएगा 4 प्लस 4 3 दूना 6 प्लस 6 प्लस 4 6 4 10 6 4 10 अपॉन में 10, ये हो गया हमारा 20 अपॉन में 10 जो कि हो जाएगा हमारा 2 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा हमारा 2 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान होंगे। मूल समान के लिए हमको क्या बताया, मूल समान के लिए डी जो होता है हमारा 0 के बराबर होता है, ठीक है ना। मूल समान है इसका मतलब है हमारा डी जो है 0 के बराबर है, तो डी हमारा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर में 4ac। बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 4ac। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको भूल जाइए, यहाँ पे ये देखिए सममित आवृत्ति, किसी सममित आवृत्ति वितरण के लिए होता है। तो सममित आवृत्ति वितरण के लिए बता दिए थ्योरी क्वेश्चन है, इसके लिए जो होता है माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों बराबर होते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसके लिए सी करेक्ट हो जाएगा। सममित आवृत्ति, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमारा माध्य माध्यिका बहुलक तीनों बराबर होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई आकृति में से BDE के सभी कोणों को ज्ञात करें। इसके सभी कोणों को हमें ज्ञात करना है। तो पहले आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। हम पहले देखेंगे सभी को ऐड करके हमारा 180 किसका किसका पूर रहा है। चलिए देखते हैं, ये देखिए 7 6 13 13 और 90 ज्यादा हो गया 220 हो गया, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब देखिए इसे देखिए 8 7 15 और 50 200, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। इसे देखते हैं 7 6 13 और 80, 7 6 13 और 80 210, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, ऑप्शन हमारा 20 बच गया, 50 60 70, यही हमारा हो गया, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी को, इसको तो आराम से बना दिए कैसे बना, क्योंकि हमें हुआ कि त्रिभुज के तीनों कोणों के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर जिसका हमें ऑप्शन में जिसका हमारे 180 योग आ जाए, तो मान लीजिए हमारा 2 आता तो फिर हम इसको निकाल के देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारा 2 आ जाता तो इसको एक और बताते,
यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रेट एंगल है, तो स्ट्रेट एंगल का भी क्या होता है हमारा 180 होता है, तो ये 7 6 13 मतलब ये हमारा होता रहा 50 डिग्री। ये हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है 50 डिग्री, तो ये हमारा कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होता है। ये 50 है इसमें, तो ये हमारा पहले ही कैंसिल हो गया है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्टनेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज हमने ढेर सारा क्वेश्चंस कर लिया और हमने इस सभी क्वेश्चंस अपना 100% दिया है। तो आप लोगों को क्या कीजिएगा, आप लोग भी अपने मतलब इस क्वेश्चंस में अपना 100% दीजिएगा। वो कैसे देंगे, आप सभी क्वेश्चंस को स्वयं से सॉल्व कीजिएगा, और अगर न आए तब वीडियो को, जैसे कि आप क्वेश्चन आ जाए वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, उसे स्वयं सॉल्व कीजिए। अगर ना आए, वो सॉल्व ना हो, तब आप सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। नहीं तो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप और हाँ, आप देख सकते हैं अगर आपका मेथड दूसरा है, मेरा मेथड दूसरा है, तो इससे क्या होता है, आप एक क्वेश्चन को बनाने के 2-3 मेथड हो पता चल जाता है, और जो क्वेश्चन आपको आसान लगे आप उस मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ढेर सारे क्वेश्चंस कर लिया, और आज हमने छठा सेट भी अपना कंप्लीट कर लिया। क्या समझे, आज हमें फिर अपना सेट जो 6 था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब फिर अगले क्लास में हम आएंगे अपने नेक्स्ट सेट के साथ, जिसमें हम फिर से ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, और जो भी हम अंडर बॉक्स के अंदर जो डाल रहे हैं फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट बात बोलकर, उसको क्या कीजिएगा, उसको कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो एक क्वेश्चन नहीं, वो उससे बेसिस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और जिससे आपको समय बचेगा एग्जाम में, आपका मतलब अच्छा करेगा। यहाँ पे हम थोड़ा समय ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अगर समझ जाएंगे आप तो अभी आराम से कर सकते हैं, हम भी आराम से कर मतलब जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं। आप क्या कीजिएगा, आप सभी सेट में से, मतलब सभी सेट जो 6 सेट हम करा लिए, सभी का आप सभी क्वेश्चन इंडिविजुअल क्वेश्चंस, कहने का मतलब प्रत्येक क्वेश्चंस को आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे सभी क्वेश्चंस पे आपका पकड़ बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए, होप आप लोग बढ़िया होंगे, आप लोगों को वीडियो अच्छा पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे अब अगले चैनल में, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन अगले सेट के साथ, और ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।